चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ये क्या है, नींद में हो अभी भी? गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ, थोड़ी एनर्जी जोश होना चाहिए, तो ही आपको भगवान शक्ति देंगे कि ये सारी चीज़ें आप अपने दिमाग में फिट कर सको। सो जाओगे ना तो ये सारी चीज़ें समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। चलिए, टीवाई बीकॉम में हम लोग इस वक्त स्टडी कर रहे हैं हमारा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एंड कंपल्सरी सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसके यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 2 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रेशियो एनालिसिस, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और इसके लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने इसके पहले 2 टॉपिक कंप्लीट कर दिए, और आज के सेशन में हम लोग आगे के टॉपिक नंबर 3, 4, 5 कवर करने वाले हैं। ठीक है, यहां तक इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल बेस बनने वाला है, और उसके बाद टॉपिक नंबर 6 ऑनवर्ड से सीधा एग्जाम पर ओरिएंटेड फॉर्मूलाज की बात होगी और एग्जाम्पल स्टार्ट होंगे। तो हमारा जो टॉपिक नंबर 3 है दैट इज टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज। देखो, लास्ट में हमने जो अलग अलग चीजें देखी थी, टॉपिक नंबर जो 2 हमारा था टेक्निक्स और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके अंदर हमने अलग अलग टेक्निक डिस्कस की थी कि कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकते हैं, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकते हैं, जो कि आप लोग 12th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके थे। इसके अलावा ट्रेंड एनालिसिस हो सकता है एंड रेशियो एनालिसिस, जिसी में से हमारा आगे का कॉन्सेप्ट पूरा चलने वाला है, रेशियो एनालिसिस। कोई भी स्टूडेंट जो यहाँ पर बैठा है वो या ऑनलाइन में या घर पे ऐसा है कि जिन्होंने अभी भी पहला सेशन नहीं देखा है, तो वो खास पहला सेशन ऐप पर से वीडियो देख ले। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे दैट इज टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोस। अब यहां पर स्पेसिफिकली रेशियो की ही बात होगी कि रेशियो को हम किन किन तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले है रेशियोज आर एक्सप्रेस्ड इन सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो मतलब क्या होगा, प्रपोर्शन में प्रेजेंटेशन करेंगे, 2:1, 2.5:1, 4:1। तो ये क्या हो गया, प्रपोर्शन में जैम में प्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे सिंपल प्रेजेंटेशन ऑफ रेशियो। कोई भी चीज इस तरह से हम रेशियो प्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल, इस वक्त ऐसा है कि 40 लड़कियां बैठी है, 20 लड़के बैठे हैं, तो हम बॉयज और गर्ल्स का रेशियो किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, 40:20, मतलब 4:2 कहो या 2:1, मतलब 2 लड़कियां है, 1 लड़का है। तो ये क्या हुआ, प्रेजेंट। हमें पता ये जानना है कि भाई फॉर एग्जाम्पल सास इंस्टीट्यूट में कितने बॉयज और गर्ल्स है, तो एग्जैक्ट नंबर में नहीं बता रहे, बट 2:1 है, 2 गर्ल्स है तो 1 बॉय है। तो ये क्या हुआ, सिंपल प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हम इस तरह से प्रेजेंटेशन करते हैं तो उसको बोलेंगे सिंपल प्रेजेंटेशन। रेशियो में, प्रेजेंटेशन में, जैम में, जिसको हम कहेंगे प्रपोर्शन। देन रेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मेन वर्ड आएगा टाइम्स। रेट और टाइम, क्या रेट है या क्या टाइम है, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 10 टाइम्स। आपको डेटर टर्नओवर रेशियो ये आता था, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ये सारी चीजें आती थी 12th स्टैंडर्ड में। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, तो उसमें स्टॉक जो है 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 3.5 टाइम्स टर्नओवर हो रहा है, मतलब साल में 3 बार पूरे का पूरा स्टॉक रोटेट हो रहा है। तो यहां पर ये हो गया टाइम्स में या रेट में। एग्जांपल करेंगे तो आपको पता चली जाएगा कि ये क्यों टाइम्स में प्रेजेंट हो रहा है, क्यों ये प्रपोर्शन में प्रेजेंट हो रहा है, और इसी तरह से क्यों ये परसेंटेज में प्रेजेंट हो रहा है। परसेंटेज बहुत कॉमन चीज है, ये आपको पता ही है, 20%, 40%, 100%, 120%, 300%। तो 3 तरह से हम लोग रेशियो को प्रेजेंट कर सकते हैं। एक सिंपल प्रेजेंटेशन जिसमें हम बताएंगे प्रपोर्शन, दूसरा है रेट या टाइम, और तीसरा है परसेंटेज। एमसीक्यू के एंगल से पूछ सकते हैं कि किन किन तरह से रेशियो का प्रेजेंटेशन हो सकता है, तो प्रपोर्शन बेसिस पे, टाइम्स, रेट एंड परसेंटेज। अभी देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो, जिसके ऊपर आपको आगे चल के सारे एग्जांपल्स कैलकुलेट करने होंगे। तो उसमें सबसे पहली कैटेगरी है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ગુજરાતીમાં તમે આવી રીતે સાંભળ્યું તો નફાકારકતાનો ગુણોત્તર અથવા નફાનો ગુણોત્તર, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। नाम से ही पता चल जाएगा कि इससे हमें क्या जानना है बिजनेस की, प्रॉफिट अर्निंग एबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब प्रॉफिट की एबिलिटी, प्रॉफिट अर्न करने की हमारी एबिलिटी क्या है। तो देखो, प्रॉफिटेबिलिटी रिफ्लेक्ट्स
द फाइनल रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन, फाइनल रिजल्ट प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये हमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से जानने को मिलेगा। एंड दीज रेशियोज आर कैलकुलेटेड टू मेजर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ कंपनी, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रॉफिट होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बहुत सारे अलग अलग होते हैं। बट मेन चीज ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से क्या पता चलेगा, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब क्षमता, बिजनेस ने ऑपरेट करवानी चलावानी क्षमता केवी છે કેટલા पर। कोई बिजनेस ऐसा होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट 80% होता है बट नेट प्रॉफिट 2% हो जाता है, मतलब कि बिजनेस को ऑपरेट करने के पीछे बिजनेस को बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है, क्योंकि पहले 80% अर्न किए बट ऐसा क्या हुआ कि आखिर में 2% ही मिले। तो यहां पर बिजनेस की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी क्या है, ये हमको ये जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की अलग अलग फॉर्मूलाज आएगी उससे पता चलेगा। दिस ratios are calculated main चीज to know the profitability position on the basis of sales or investment of fund। मेन चीज है अपने को प्रॉफिटेबिलिटी जाननी है, सेल्स के प्रपोर्शन में जानेंगे, मतलब हम जितना टर्नओवर करते हैं जितना सेल्स करते हैं उसमें हमारा प्रॉफिट कितना होता है फाइनली। एंड इन्वेस्टमेंट हमने किया है, बिजनेस चलाने के लिए हमने 10 लाख रुपए लगाए, 10 करोड़ रुपए लगाए, तो उसके सामने कितना रिटर्न मिल रहा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स है, इन्होंने अपने बच्चे के लिए एक बिजनेस स्टोर स्टार्ट करके दिया, वो बोल रहे 1 लाख रुपए मेरा बच्चा महीने का कमाता है। क्या बात कर रहे हो, अपने बिजनेस में एक शोरूम खोल के दिया है, 1 लाख रुपए महीने की इनकम है। वाह बहुत अच्छा यार, एक महीने की इनकम 1 लाख रुपए की कर रहा है। कितना इन्वेस्टमेंट किया था बिजनेस में, 50 करोड़। 50 करोड़ का बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया, उसमें से 1 लाख रुपए की इनकम मंथली कर रहे हैं, मतलब 12 महीने के 12 लाख हुए। तो अभी 50 करोड़ के आप 10% भी करोगे तो भी 1 करोड़ होंगे, तो 10% भी रिटर्न नहीं हो रहा है, ये तो उससे भी कम हो रहा है, 1-1.5% के आसपास। मतलब भाई तुम अपने बच्चे को घर पे बिठाओ, वो 50 करोड़ की एफडी करवा दो, एफडी अच्छा रिटर्न दे देगी। तो यहां पर हमको हमारे इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना प्रॉफिट हो रहा है और टर्नओवर सेल्स के ऊपर कितना प्रॉफिट हो रहा है ये जानना है। हम बहुत सारी मार्केट में रास्ते में आप कंपनियों की कार देखते हो, क्या लगता है आपको कि एक कार है वो कितना प्रॉफिट अर्न करती होगी, एक कार बिकती है तो वो कार के ऊपर कितना प्रॉफिट होता होगा। कोई एक कार का एग्जांपल लो, उसकी प्राइस बोलो और उसके ऊपर कंपनी को कितना प्रॉफिट अर्न होता होगा। चलो अच्छी गाड़ी का एग्जांपल लेते हैं, फॉर्च्यूनर, मतलब महंगी होती है, महंगी गाड़ी है फॉर्च्यूनर, टोयोटा की आती है, उसकी कीमत क्या होती है, 34 लाख से स्टार्टिंग होती है, 40 लाख प्लस जाती है, ऑन रोड आप लेने जाओगे तो 45 टू 50 लाख के आसपास की वो कार बनती है। 40 लाख रुपए की जो कार सेल होती है, कंपनी को उसके ऊपर कितना प्रॉफिट मिलता होगा सोचो। 40 लाख की कार है, 40 लाख की कार के ऊपर कंपनी को कितना प्रॉफिट मिलता होगा, सोच के कोई भी एक रैंडम फिगर, कुछ भी सोचो। 12 लाख, कुछ भी, उसको मना नहीं करना है, आप अपना नंबर बताओ। उसका गलत है वो जानना नहीं है आपका, आपको क्या लगता है। ऑब्वियसली सही तो कोई नहीं है, यहाँ पे आप कोई टोयोटा की आप सीईओ थोड़ी है, टोयोटा के सीएमडी थोड़ी हो, एग्जैक्ट नंबर आपको थोड़ी पता होगा, ऑब्वियसली नहीं पता होगा। एक अनुमान करना है, एजम्पशन लगाना है हमें। 4 लाख, एक ने 12 लाख कहा, एक ने 4 लाख कहा, 41 लाख, चलो एक ने 1 लाख कहा, 40 लाख की कार है, 40 लाख में कार सेल हो रही है, 12 लाख, 4 लाख, 1 लाख, और कुछ भी यार रैंडम नंबर बोलो। पाचड़ 5,000, वो तो यार साइकिल बेचेगा तो अच्छा मिलेगा उसको। तो 40 लाख की गाड़ी पे 5,000 का प्रॉफिट के लिए कंपनी इतना बड़ा मार्केटिंग करेगी, फैक्ट्री चलाएगी, शोरूम चलाएगी। करेक्ट अमाउंट इज नियर टू 1 लाख रुपीज, अप्रोक्स 1 लाख के आसपास का ही प्रॉफिट होता है। 40 लाख रुपए की कार जो है, कंपनी खुद उसके ऊपर 1 आध लाख रुपए जितना ही प्रॉफिट अर्न करती है। गवर्नमेंट को कितना मिलता होगा, गवर्नमेंट को कितना मिलता होगा, 10-15 लाख रुपए।
गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है वो 10-15 के बीच में होगा, 11-12 लाख के आसपास का, 10 लाख पकड़ के चलते हैं, 10 लाख रुपए गवर्नमेंट को मिलता है। अभी बिजनेस टोयोटा वाले कर रहे हैं या गवर्नमेंट कर रही है वो पता नहीं। तो यहां पे हम जितना सेल्स, ऑब्वियस है कि हम इतना ज्यादा सेल्स कर रहे हैं, प्रॉफिट इतना हो रहा है। या कोई बिजनेस ऐसा होगा कि सेल्स हो रहा है, उसके ऊपर इतना जबरदस्त प्रॉफिट मार्जिन है। कई बिजनेस ऐसे होंगे जिसमें प्रॉफिट मार्जिन अच्छी होती है सेल्स पे, 100 रुपए का सेल्स किया ना 50 रुपए प्रॉफिट अपना। कोई बिजनेस ऐसा होगा 100 रुपए का सेल्स किया ना 2 रुपए प्रॉफिट अपना। तो ऐसा भी बिजनेस होता है। तो यहाँ पे हमको जाना है प्रॉफिटेबिलिटी, वो दो बेसिस के ऊपर हो सकती है, एक इन्वेस्टमेंट के ऊपर या दूसरे सेल्स के ऊपर। दोनों तरीके से जानना जरूरी है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हो तो वो कंपनी सेल्स के ऊपर कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है और इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, ये दोनों ही चीजें आपको जानना जरूरी है। देन सेकंड इज लीवरेज रेशियो। लीवरेज रेशियो, ये वर्ड आप इन्वेस्टमेंट में कई बार सुनते हो, स्पेशली स्टॉक मार्केट के अंदर, कि लीवरेज मिलता है, लीवरेज लिया है। नाउ लीवरेज का मतलब क्या? डेट, उधार। આપણને કેટલું ઉધાર મળી શકે છે, दैट इज अवर लीवरेज। किसी को लीवरेज ज्यादा मिलेगा, किसी को लीवरेज कम मिलेगा। उधार આપણે ઘણીવાર એવું કહીએ છીએ, बहुत आर्ग्यूमेंट्स भी आते हैं, कंट्रोवर्सीज भी होती है कि बैंक के पास जाओगे तो बैंक बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनको पैसों की जरूरत ही नहीं होती है उनको लोन बहुत अच्छे से बांट देते, बहुत लोन देते, लाखों करोड़ों रुपए की लोन देते। और एक आम आदमी है, उसको लोन चाहिए तो बहुत ज्यादा धक्के, ये पेपर लाओ, वो पेपर लाओ, ये क्लियरेंस चाहिए, इतनी ही लोन मिलेगी, बहुत ज्यादा होता है प्रॉब्लम। जबकि एक बिजनेसमैन जो कि बहुत अमीर है, करोड़ोंपति है, अरबोंपति है, उसको बहुत ज्यादा लोन मिलती है। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्यों ऐसी लोन उनको क्यों ज्यादा बांटेंगे, हम लोगों को क्यों लोन कम देंगे? आम आदमी को लोन देने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, बड़े बड़े बिजनेसमैन को लोन आराम से दे देते हैं। क्यों? क्योंकि वही फॉर एग्जांपल अदानी है, अदानी लोन लेने के लिए जाएगा तो बैंक वालों को पता है कि भाई अदानी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, अभी वो पैसे देगा ना, मतलब पैसे लेगा हमसे तो टाइम पे हमें पैसे वापस भी कर देगा। और अगर नहीं भी कर पाता है तो उसकी बहुत सारी असेट्स है, तो वो असेट्स को हम लोग मॉर्गेज करवाएंगे और वो पैसे हमको आराम से मिल जाएंगे, हमें नुकसान नहीं होगा। पर एक आम आदमी को हमने लोन दी है जिसकी इनकम का कोई एश्योरेंस नहीं है, जिसकी लाइफस्टाइल का, इनकम सिक्योरिटी का कोई एश्योरेंस नहीं है, तो उसको महंगे रेट पे लोन देंगे और कम लोन देंगे। जबकि अदानी को कम रेट पे लोन देंगे और जल्दी से लोन दे देंगे। क्यों? क्योंकि उनकी क्रेडिट अच्छी है, उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, उनकी असेट्स, ये सब अच्छी देखने को मिलती है बैंक को, लोन देने वाले को। वहीं पे अगर कोई एक आम आदमी है तो उसके फाइनेंशियल स्टेटस उतना स्ट्रांग नहीं है। अभी आपका एक फ्रेंड है फॉर एग्जांपल, जो कि आपको पता है कि अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करता है, उसको फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, पर उसको अभी थोड़े पैसों की जरूरत है, 100-200 रुपए चाहिए, वो मांग रहा है, तो आप तुरंत दे दोगे। पर आपका कोई ऐसा दोस्त है जो पहले भी आपके पास से 20-50 रुपए ले चुका है पर टाइम पे पैसा नहीं दिया है, या आपको पता नहीं है कि यार ये पैसे लेके करेगा क्या, पता नहीं है। क्यों? क्योंकि पता है ये सिगरेट पीता है, ये करता है, वो करता है, दाने दाने में केसर का दम करता है, तो ये शायद पैसे उड़ा भी दे और पैसे वापस भी ना मिले, तो उसको दे देंगे, इसको नहीं देंगे। पता भी है कि ये लोन लेगा ना तो उससे वो अपने बिजनेस का कुछ डेवलपमेंट करने वाला है, ये लोन लेगा तो क्यों लोन लेगा, आईफोन लेना है सेल्फी खींचने के लिए। ये आम आदमी की ये रियलिटी है। यूथ को, यंगस्टर्स को क्या चाहिए? आईफोन चाहिए। अदानी लोन लेगा तो वो क्यों लेगा? मेरे को एक नया बिजनेस सेटअप करना है, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, तो पता है कि बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उससे इनकम होने वाली है, आईफोन से इनकम नहीं होने वाली है। तो आप लोगों को महंगे रेट पे लोन देगा, बिजनेसमैन को कम रेट पे लोन देगा। तो ये लीवरेज रेशियो क्या दिखाता है, ध्यान से समझो। लीवरेज रिफर्स टू यूज ऑफ डेट, हम डेट का कितना इस्तेमाल करते हैं वो। डेट फंड इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस देन द इक्विटी फंड। ऑब्वियसली डेट हमको सस्ते में मिल जाता है। क्यों सर सस्ते में? 8%, 10%, 12% तक की लोन का इंटरेस्ट होता है। हालांकि 12% तो अभी बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, इतने ज्यादा भी नहीं होते हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी कम है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट कम है, तो उसके हिसाब से 7.5 से 10% के आसपास लोन मिल जाती है।
डिपेंडिंग कि आप कौन से पर्पज के लिए लोन दे रहे हो और बैंक वालों की पॉलिसी क्या है, पर तकरीबन आपको 7.5 से 11% के बीच में नॉर्मल लोन मिल जाएगी। अभी वहीं पे एक बिजनेस अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, उसकी प्रॉफिट मार्जिन प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, 30-40% प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो वो क्या प्रीफर करेगा कि यार मेरे को लोन सस्ती पड़ेगी। क्यों? 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूं, मतलब 100 रुपए की लोन ले रहा हूं या 100 रुपए की इक्विटी लगा रहा हूं, 40 रुपए मेरा प्रॉफिट होगा। अभी इक्विटी ली है तो 40 के 40 रुपए का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देना पड़ेगा शेयर होल्डर्स के बीच में, जबकि मैंने बोरो किया है, लोन ली है, तो 10% इंटरेस्ट दे दो, बाकी के 30% अपने। तो 30% अपने मतलब जो ओनर्स है, शेयर होल्डर्स है उनके, तो शेयर होल्डर्स का जो इन्वेस्टमेंट है ना उसके ऊपर रिटर्न बढ़ जाएगा। जो रिटर्न इन्वेस्टमेंट किया था, पहले 100 लोगों ने पैसे लगाए थे शेयर में, समझो, अभी दूसरे 100 लोगों के पास से शेयर्स लेते हैं और बिजनेस करते हैं, तो होगा क्या? प्रॉफिट होगा, पर अभी वो प्रॉफिट 200 लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। पहले 100 लोग थे, फिर नए 100 लोग आए, तो 200 लोगों के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। पर अगर लोन ले ली तो बैंक को तो, या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसको 10% दे दो, बाकी के 30% जो ओरिजिनल शेयर होल्डर्स थे 100 लोग, उन्हीं को मिलने वाला है। पहले जितना प्रॉफिट था उतना, प्लस ये 30% और इंक्रीज हुआ, तो 30% भी उन्हीं लोगों को मिलेगा। तो जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो देखो, देयरफॉर डेट फंड्स आर यूज्ड बाय द फर्म टू इंक्रीज आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आरओआई उनका बढ़ जाती है। आरओआई देखना चाहिए हमेशा, आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसका आरओआई क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप जितना इन्वेस्टमेंट करोगे उसके ऊपर आपको रिटर्न कितना मिलेगा। अगर वो रिटर्न इतना है जो इन्फ्लेशन रेट को बीट कर सकता है और उसके ऊपर जाता है तो अच्छा है। एफडी क्यों एडवाइजेबल नहीं है? क्योंकि एफडी का रेट और इन्फ्लेशन का रेट बहुत क्लोज होंगे, तो ये अच्छा नहीं है। म्यूचुअल फंड करना चाहिए, ऐसा क्यों कहते हैं? म्यूचुअल फंड सही है यार, एडवर्टीजमेंट आती है, आप टीवी पे देखोगे तो एडवर्टाइजमेंट इस तरह से चलती है। कितना रिटर्न देते हैं? 12%, 15%, डिपेंड ऑन द म्यूचुअल फंड स्कीम, पर इतने के आसपास का रिटर्न मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। कुछ लोग, नहीं नहीं सर मेरे को तो हर्षद मेहता बनना है, 12-15% से कैसे ग्रोथ होगा, अपने को तो क्या 21 दिन में पैसा डबल करना है। तो वो ऑब्वियसली कि वो इक्विटी में जाएंगे, खुद पैसा लगाएंगे, या वो इंट्राडे करेंगे, यानी कि स्पेकुलेशंस करेंगे, कॉमोडिटी में जाएंगे, फ्यूचर ऑप्शंस करेंगे, पर वो सब सट्टेबाजी है, उसमें नुकसान ज्यादा हो जाता है। गेन कम होता है या एक दो बार गेन होता है, बाकी मोस्टली नुकसान ही होता है। तो यहां पे हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये आरओआई देखेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एंड इवन दो डेट फंड्स आर चीपर देन इक्विटी, इट इज रिस्कियर सोर्स ऑफ फाइनेंस। देखो, डेट फंड चीप है बट रिस्की है। क्यों रिस्की है? भाई मैं 40% मार्जिन से बिजनेस कर रहा हूं, इसलिए मैंने 10% के ऊपर लोन उठा ली, 12% के ऊपर लोन उठा ली, पर कोविड में लॉकडाउन लगा दिया, फिर से कोविड रिटर्न्स, इस तरह से आता है, नया मूवी आता है, रीमेक आई, अभी गवर्नमेंट ने 1 साल के लिए लॉकडाउन लगा दिया, 1 साल के लिए बिजनेस बंद हो गया। अभी मैंने तो ली है लोन, तो मुझे तो कंपलसरी 10% इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, पर मेरा बिजनेस तो बंद है, इनकम है ही नहीं, तो 10% दूंगा कहां से? जोखिम हो गया। हाँ, अगर वहीं पे मैंने इक्विटी ली होती तो प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, तो नहीं दूंगा। डिविडेंड तो क्या है, प्रॉफिट होता है तो देना है, और प्रॉफिट हो तो भी देने या नहीं देना वो तो डिसीजन कंपनी लेगी। तो यहां पे डेट फंड सेफ, मतलब ऐसा है कि चीप है बट सेफ्टी इतनी ज्यादा भी नहीं है बिजनेसमैन के एंगल से, बिजनेसमैन के एंगल से कि सेफ नहीं है। क्यों? क्योंकि कल को उठ के अपना बिजनेस डूबेगा तो भी अपने को इंटरेस्ट का मीटर तो घूमता ही रहेगा। अभी आप सोचो कि कंपनियों के एंगल से कि जो हजारों करोड़ की लोन लेती है उनके 10% भी कितनी बड़ी अमाउंट के होता है। 5,000 करोड़ की लोन ली है, 10% के हिसाब से 500 करोड़ तो उनका इंटरेस्ट का पेमेंट बनता है। अभी बिजनेस ही बंद हो गया है तो 500 करोड़ रुपए लाएंगे कहां से? 500 करोड़ इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, और बिजनेस ही बंद हो गया है, बिजनेस ही लॉस में चल रहा है, तो भी 500 करोड़ तो हर साल इंटरेस्ट का पे करना ही पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम हो जाता है, तो रिस्की भी है। सो लीवरेज रेशियो हेल्प टू असाइन, ये इंपॉर्टेंट है, असेसिंग द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ डेट। तो अभी सर हम करें क्या, डेट का यूज करें या ना करें? तो यहां पर आपको मॉडरेट डेट रखना है। आप डेट फ्री हो तो भी अच्छी बात नहीं है, मतलब खुद के पैसों से बिजनेस करने वाला आदमी बहुत अमीर नहीं बनता है। रिचेस्ट पर्सन आप देखोगे ना वो दूसरों के पैसों से ही बिजनेस करते हैं,
पर अगर आपने पूरे दूसरों के पैसों के ऊपर ही डिपेंडेंसी रखी है तो भी आप रिस्क में हो, अपना पैसा भी लगाना है। तो ये लीवरेज रेशियो आपको हेल्प करेगा कि आपको कहां तक डेट के ऊपर डिपेंड रहना चाहिए और कितना अपना खुद का भी पैसा लगाना चाहिए। तो वो पता चलेगा हमें लीवरेज रेशियो से। लीवरेज हमारा डेट का एग्जांपल है। आप स्टॉक मार्केट में कभी भी फ्यूचर में आओगे तो ये वर्ड्स आपको सुनने को मिलेगा। हालांकि अभी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर भी काफी सारे रिस्ट्रिक्शन रख दिए हैं। पहले तो ऐसा था कि आप 1 रुपये लगा रहे हो और जो ब्रोकर है वो आपको 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स इवन 10 टाइम्स तक की लीवरेज दे देता था। तो लोगों को बहुत अच्छा लगता था। इसमें होता क्या था, थोड़ा टाइम निकाल के समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक नया नया स्टॉक मार्केट में एंटर हुआ हूं। अभी ऑब्वियसली नए नए आप एंटर हो रहे हो तो आपको दिमाग में यही चल रहा है कि अभी तो राकेश झुनझुनवाला भी नहीं है, हर्षद मेहता की विकेट तो कब की गिर गई है, राकेश झुनझुनवाला भी गया, तो अभी नेक्स्ट बिग बुल कौन आ रहा हूं? अभी मैं ही नेक्स्ट बिग बुल हूं, मैं ही हर्षद मेहता, मैं ही राकेश झुनझुनवाला। तो पैसे पर यार मेरे पास तो 10,000 रुपये ही है। 10,000 रुपये में कितना मैं डीलिंग करूंगा, कितने शेयर्स खरीदूंगा बेचूंगा? तो यहां पर वो आपको फंसाएंगे। फंसाएंगे मतलब वो उनकी टेक्निक है, ऑफिशियल टेक्निक है। पर आपको क्या बोलेंगे, हम आपको 10 टाइम्स लीवरेज देंगे। मैं ब्रोकर हूं, ठीक है, आप इन्वेस्टर हो, आप नए नए इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्टॉक मार्केट में आए हो। मैं ब्रोकर हूं, मैं क्या बोलूंगा, मैं तुमको 10 टाइम्स लीवरेज दूंगा। 10 टाइम्स लीवरेज दूंगा मतलब आपका 1 रुपया है, 10 रुपये मैं दूंगा। आप करो शेयर मार्केट में खेलो, मतलब आप अपने 10,000 रुपये लगाओ, 1 लाख रुपए मैं मेरी साइड से आपको दूंगा। 1 लाख प्रॉफिट जो भी हुआ आपका, मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए प्रॉफिट में, मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए। 1,10,000 रुपये में डीलिंग करो, आपके खुद के 10,000 रुपये ही लगे तो कैसा लगेगा आपको? सच बोलना, आपके 10,000 रुपये लग रहे हैं, ब्रोकर जो है वो आपको 1 लाख रुपए अपनी साइड से दे रहा है। 1 लाख रुपए की लिमिट मैं आपको दे रहा हूं, आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करो। पहले आपको प्रॉब्लम था कि सर मेरे पास 10,000 रुपये ही है, कितना डीलिंग करूंगा, 1 लाख, और फिर सर आप प्रॉफिट होगा तो मुझसे पैसे मांगोगे। कुछ नहीं मांगूंगा, मुझे कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए, मैं एकदम दरिया दिल आदमी हूं, खेलो आप। नहीं, लॉस हुआ तो भी आपका, प्रॉफिट हुआ तो भी आपका। मैंने बोला ना कि मुझे उसमें कोई कुछ नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं लॉस होगा तो मैं बाहर करूंगा, प्रॉफिट भी नहीं लूंगा, लॉस भी नहीं लूंगा, वो दोनों ही आपके। तो ऑब्वियसली आप कर रहे हो तो आपका फायदा हुआ तो भी आपका। ऐसा नहीं है कि फायदा मेरा लॉस तुम्हारा, ऐसा भी मैं नहीं बोल रहा हूं। फायदा भी आपका पूरा, जितना भी होता है वो पूरे का पूरा प्रॉफिट आपका, जितना लॉस होता है वो लॉस भी पूरे का पूरा आपका। मैं आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूं ऐसे इंटरेस्ट फ्री लोन। इंटरेस्ट फ्री लोन, 1 रुपए का इंटरेस्ट भी नहीं चाहिए मेरे को। बोलो सुनने में कैसा लगेगा? सच बोलना। ऑब्वियसली अच्छा लगेगा। सर नहीं सर बुरा लगेगा, मतलब आप सर क्वेश्चन कर रहे हैं तो कुछ तो होगा ना। आप नेचुरल फ्लो पे जाओ, नेचुरली सोचो कि इस तरह की आपको ऑफर दिखेगी तो आपको क्या लिखेगा कि बहुत बढ़िया है। पर ये एक्चुअली में एक ट्रैप है जो कि कभी भी नहीं करना चाहिए, पर सब लोग करेंगे। आप अभी भी बोल रहे हो ना सर, समझ गया, मुझे पता है, बट आप वहां पे एंटर होंगे ना तो लालच तो लग जाएगी। अभी किसी लड़की का बहुत बढ़िया सा डीपी है, फिर उसने एक हाई करके सामने से मैसेज भेजा, मन में से आवाज आएगी कि ये साला मेरा दोस्ती है जो मेरी खिंचाई कर रहा है, पर 2-4 बार डीपी देखा बहुत अच्छा लग रहा है, चलो मैसेज कर ही देता हूँ, हेलो। हमारे ही दोस्त हमें मुर्गा बनाते हैं। तो ये क्या है कि हमें पता है कैसा होता है, बट फिर भी उस सिचुएशन में अपन आ जाएंगे ना तो नहीं यार, अपनी किस्मत कुछ अलग होगी। तो हम लोग भी उस ट्रैप में फंस जाते हैं। अभी प्रॉब्लम क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा? चलो मैं इतनी दरिया दिली क्यों दिखाऊंगा, मैं इतनी दरिया दिली क्यों दिखाऊंगा? मैं तो ब्रोकर हूं, मैं आपको इंटरेस्ट फ्री 1 लाख रुपए दे रहा हूं। 1 लाख की लिमिट में आप करो, प्रॉफिट लॉस सब कुछ आपका। मैं क्यों, मेरे में इतना मतलब अच्छाइयां कैसे जाग गई? बोलो बोलो लाउडली, सही बोल रहे हो। ब्रोकरेज मिलेगी मुझे, मेरा बिजनेस तो किसका है? ब्रोकिंग का है। आप 10,000 रुपए में ट्रेडिंग करोगे तो मुझे 10,000 रुपए के ऊपर ब्रोकरेज मिलेगी। आपको 1 लाख रुपए की लिमिट में दे रहा हूं, तो 1 लाख रुपए के ऊपर आप ट्रांजेक्शन करोगे तो ऑब्वियसली ट्रांजेक्शन तो ज्यादा ही करोगे, तो जितने ज्यादा ट्रांजेक्शन करोगे उतनी ब्रोकरेज ज्यादा होगी। मेरा बिजनेस ब्रोकरेज का है, मुझे ब्रोकरेज मिल गई। आप प्रॉफिट करो या लॉस करो, मुझे मेरी ब्रोकरेज मिल गई और मैं इसी में हैप्पी हूँ। 2% ब्रोकरेज काफी, 2% भी नहीं होती है, कम होती है, बट ये एक एग्जाम्पल है कि 2% ही रिटर्न मिल रहा है, अच्छा है, पर श्योर शॉर्ट इनकम है मेरी।
मुझे फिक्स यहां पे ब्रोकरेज मिलने ही वाली है। रिस्क आपके लिए है कि अगर आपके 1 लाख के 2 लाख हो गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 0 पे खाली होके जा रहे हो तो भी आपका प्रॉब्लम है, मुझे तो मेरी ब्रोकरेज मिल जाएगी। आप लोगों की साइड से रिस्क जोखिम क्या है? आपने 1 लाख रुपए का सौदा कर दिया, अभी मार्केट गुड में फ्लक्चुएट होता मॉर्निंग। रहता है, 10% मार्केट गिर गया, मतलब आपके जो ओरिजिनल 10,000 थे वो जीरो। क्यों? 1 लाख के 10% डिक्रीज हुए, मतलब The 10,000 कम हो गया। main objective of आपने खुद के monetary तो 10,000 रुपए ही लगाए थे। policy चलो भैया, is आपका to अकाउंट जीरो हो regulate, गया है, या expand तो आप और दूसरे पैसे control लाओ credit। या तो फिर आपकी पोजीशन क्रेडिट स्क्वायर आउट मतलब करो। मैंने बोला ना, गिवन करेंगे अ वो लोन ऑब्वियस है, एंड वो 10,000 तक भी वेट नहीं एडवांसेस। करेंगे, 8,000 लॉस हो गया, लोन को ऑटोमेटिक बढ़ाना, स्क्वायर आउट हो जाएगा, लोन को मतलब आप खाली घटाना। हो गए। चलो, मैंने जो पैसे लोन दिए थे वो ज्यादा कब वापस हो गए देती है क्योंकि रिजर्व मैंने बैंक रिस्क या नहीं लिया। कमर्शियल बैंक? आपके खुद के 10,000 थे, 10,000 की लिमिट पे मैं आपको क्लियर कर दूं। लोन ज्यादा अगर देना 10,000 से भी ज्यादा मार्केट नीचे जाए, ऐसी पोजीशन तक मैं वेट नहीं करूंगा, वरना मैं लॉस एट में द आ टाइम जाऊंगा। ऑफ समझो आप, सपोज ऐसा है डिप्रेशन। कि घाटा डिप्रेशन 20,000 के का हो टाइम गया, पे मनी सप्लाई तो अभी बढ़ाती है, मैं तो भी नुकसान लोन में आ जाऊंगा। क्यों? इजीली क्योंकि आपने तो लोअर 10,000 ही रेट लगाए ऑफ थे। इंटरेस्ट पे दिए जाएंगे, अभी मैं और आपको कौन बोलूंगा से कि टाइम आपका पे और लोन 10,000 रुपया कम कर देना है, दी नहीं दोगे, जाएगी? कल से मार्केट से गायब। इन्फ्लेशन। मैं હું બોલું आपको છું नहीं कर હવે सकता, ध्यान રાખજો। मेरा फोन नहीं उठा रहा, टाइट ब्लॉक कर मनी दो। पॉलिसी ये एंड 10,000 रुपए लूज मेरे भी मनी गए। पॉलिसी। तो ब्रोकर बहुत सातिर होते हैं, वो डियर समझता है कि मनी भाई पॉलिसी मैं एंड चीप 8% तक, मनी 8,000 रुपए तक पॉलिसी वेट करूंगा, ये उससे रिजर्व नीचे जाएगा बैंक ना तो मैं निकल डिसाइड जाऊंगा। करती है। मैं आपकी पोजीशन क्लियर ये कर दूंगा, दोनों या वर्ड तो आप याद नया रखना। पैसा दे देना या आप अपनी पोजीशन को छोड़ देना। तो दोनों ही सूरतों में आपको तो नुकसान ही होने वाला है, दोनों ही सूरतों में आपको नुकसान ही होने वाला है। मैं मेरी साइड से सेफ हूं, मुझे तो आपने 1 लाख का तो डीलिंग कर दिया ना, मुझे तो ब्रोकरेज मिल गई ना, अभी मैं कल से यहाँ पर नहीं आऊंगा, मुझे पता है ये एडिक्शन है। आप आओगे ही, फिर से महीने में 15,000 रुपए की कमाई करके आओगे ना, 10,000 रुपए लेके यहीं पे आने वाले हो। क्यों? क्योंकि सबको अमीर बनना है रातों रात, किसी को मेहनत नहीं करनी है। तो ये चीज ये चलता ही रहता है। अभी सर वो 1 लाख रुपए कहां से देगा? इसमें प्रॉब्लम जो है वो क्या है वो बताता हूं। मैं 1 लाख रुपए आपको कहां से दूंगा? मैं कहां से पैसे लेके आ गया? मैं मेरे पैसे थोड़ी दूंगा। मैं क्या करूंगा, मेरे पास इतने सारे, आप अभी फॉर एग्जांपल 60-70 स्टूडेंट्स, जो भी मतलब इतने क्लाइंट है जो बैठे हैं, अभी वो सब ने अपने अपने पैसे अपने अकाउंट में डाले हुए। ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट में हो तो अपने ट्रेडिंग करने के लिए पैसा डाला ही होगा। अभी कोई ऐसा होगा कि जो एकदम समझदार है, सेफ है, मैं नहीं, मेरे पास जितने पैसे मैं उतने में ही सौदे करूंगा, मैं कोई लीवरेज विवरेज यूज नहीं करूंगा। कोई ऐसा भी होगा कि नहीं, मेरे अकाउंट में भले अभी पैसे है बट मुझे अभी मार्केट में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है, तो मैं पैसा अभी नहीं लगाऊंगा, जब मार्केट में फेवरेबल सिचुएशन दिखेगी तब जाके मैं पैसा लगाऊंगा। तो मेरे पैसे मेरे अकाउंट में ही ऐसे ही पड़े रहे। अभी वो सारा का सारा इंडिविजुअल नहीं होता है, वो सब होता है ब्रोकर के अकाउंट में, वो सारा का सारा पैसा होता है ब्रोकर के अकाउंट में। अभी ये ऐसा है कि जिसने अपने पैसे डाले हुए हैं पर अभी कोई यूज नहीं कर रहा है, क्योंकि वो मार्केट में करेक्ट एंट्री की वेट कर रहा है। ये ऐसा है कि जो आते ही मतलब अपना तो शुरू होते ही खेलना शुरू कर दो, 9 बजे मार्केट चालू हुआ मतलब चलो पासा पड़वाना सर सकूनी मामा। तो इसका पैसा जो ऐसे ही आइडल पड़ा हुआ है, इसका बेनिफिट मैं उसको देने वाला हूं। मैं मेरा पैसा नहीं दे रहा हूं, दूसरे ही क्लाइंट का पैसा दे रहा हूं। अभी सपोज कल को उठ के कोई प्रॉब्लम हो गया तो सिर्फ इसको प्रॉब्लम नहीं होगा, सिर्फ मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा, वो बेचारा जिसने ऑनेस्टली ईमानदारी से अपने पैसों में ही डीलिंग की है, अपने पैसे ही रखे थे, उसका भी पैसा चला जाएगा। ये सारी चीजें उसकी ड्रॉबैक में हो। इसलिए लीवरेज के ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, लीवरेज काफी कम कर दिया, मार्जिन बहुत ज्यादा बढ़ा दी। पहले ऐसा था कि 10,000 रुपए ही मार्जिन रखनी पड़ेगी, अब नहीं चलेगा, मार्जिन बड़ी रखो। तो छोटे छोटे इन्वेस्टर को ऐसा लगेगा कि यार साला ये तो अमीरों का मार्केट है, बड़े बड़े लोग ही इतने तो पैसे डाल सकते हैं, हम तो छोटी अमाउंट के साथ 10,000 के साथ इन्वेस्टमेंट करने वाले, तो हम तो मार्केट में एंटर ही नहीं हो सकते। मतलब ये गवर्नमेंट चाहती ही नहीं है कि हम लोग हर्षद मेहता बने, या हम लोग, चलो हर्षद मेहता तो स्कैम कर, हम राकेश झुनझुनवाला बने, ऐसा चाहती ही नहीं है। ऐसा नहीं, आपको बचाना चाहती है गवर्नमेंट, आपको बचा रही है, क्योंकि पता है कि सब लोग पैसे गंवाने ही वाले, ये फिक्स ही है। तो यहाँ पे वो राकेश झुनझुनवाला का भी एक वीडियो बहुत वायरल इंस्टा पे मीम घूमता रहता था। हालांकि उसने एक एटीट्यूड के साथ वो सेंटेंस बोला था, बट वो काफ़ी इफेक्टिव था, क्योंकि वो इस स्पीच में इस तरह से ही बता रहा था जैसा मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि आपको स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिए, सट्टा नहीं करना चाहिए, आपको सोच समझ के अपना प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो कुछ लोग, साले तेरा धंधा खुद का क्या है, तो खुद तो बहुत बड़ा स्टॉक मार्केट का 30 मार खान बना हुआ है, तू ये करता है वो करता है, सट्टे वो सौदा भी करता है, मतलब ट्रेडिंग भी करता है, साथ में स्पेकुलेशन भी करता है, वो सट्टा भी करता है। ऑब्वियसली इतनी बड़ी फॉर्म है, इतना बड़ा इन्वेस्टर है, हजारों करोड़ का उसका पोर्टफोलियो चलता है, तो ऑब्वियस है कि वो स्पेकुलेशन भी करेगा। अभी वो स्पेकुलेशन कर रहा है और दूसरों को ये बोल रहा है कि तुम स्पेकुलेशन मत करो, तो सब लोग तुम खुद स्पेकुलेशन करते हो और हमको बताते हो कि नहीं करने का।
तो उसने वो इंटरव्यू था, इंटरव्यू में बताया कि हमारे पिताजी है ना, पिताजी सिगरेट पीते थे, हमको मना करते थे। कहने का मतलब क्या हुआ कि बेटा आप जो बोल रहे हो ना, मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम अभी बच्चे हो, तो इसलिए बोल रहे हैं कि भाई स्पेकुलेशन मत करो, मैं तुम्हारा बाप बन के बैठा हूं इसलिए स्पेकुलेशन कर रहा हूं। वो उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, शायद आपको समझ में आए ना समझ में आए, बट उन्होंने ये कहा था कि पिताजी सिगरेट पीते थे, हमको मना करते थे। मतलब बाप कर सकता है, बेटा नहीं कर सकता अभी, तो वो स्टॉक मार्केट के बाप है, ऐसा वो कहना चाहते थे इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं बोला है, इनडायरेक्टली, पर वो सही भी है। आप जब हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी बना दो तब आप करो स्पेकुलेशन, बट हम क्या करते हैं, 15,000 कमाए, 10,000 लेके चलो स्टॉक मार्केट में, और उसमें भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, हम स्पेकुलेशन करेंगे, सट्टेबाजी करेंगे, लीवरेज का इस्तेमाल करेंगे, जो कि जोखिम। तो ये लीवरेज रेशियो, ऐसा नहीं, सबको, कंपनी को भी ऐसी लालच आ जाती है, तो उनको भी ये सब रेशियोज एक लिमिट बना देते भाई इससे आगे नहीं बढ़ना है, ये डेडली, अभी आगे जाओगे तो आपको दिखेगा कि रिटर्न मिल रहा है, ज्यादा रिटर्न हो सकता है, बट जोखिम भी ज्यादा होगा। तो ये लीवरेज रेशियो अपने को बताएगा कि अपने को कहां तक डेट फंड का यूज करना है। आप जब कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो आपको भी ये देखना चाहिए कंपनी का लीवरेज रेशियो क्या है, कंपनी क्या एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा डेट ले रही है, मत लगाओ पैसा, क्योंकि आप इक्विटी खरीद रहे हो, डेट वाले तो सेफ है, उनको तो फिक्स रिटर्न मिलेगा, आप लोग जोखिम में आ जाओगे। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स, तो बिजनेस डूबेगा तो नुकसान आपका होगा। तो आप देख लो पहले लीवरेज रेशियो क्या है, वो एक सेफ लाइन के अंदर है तो आप शेयर खरीदो, सेफ लाइन क्रॉस कर चुका है, भले आपको प्रॉफिट बड़ा बड़ा दिख रहा है, बट सेफ लाइन के बाहर जाके वो खेल रहा है, कभी भी उल्टा हो सकता है। तो ये लीवरेज रेशियो हमें इसमें हेल्प करेगा। लिक्विडिटी रेशियो, ये हमें हमारी फॉर्म की लिक्विडिटी प्रेजेंट करता है, एबिलिटी टू पे इट्स शॉर्ट टर्म डेट, वो लिक्विडिटी रेशियो दिखाएगा कि हम लोग हमारी जो भी शॉर्ट टर्म डेट है, शॉर्ट टर्म मतलब विद इन 1 ईयर पे करने वाली चीज है, वो पे करने में कितने सक्षम है। हमारे पास हजारों करोड़ की एसेट्स है, बट एम्प्लॉयज की सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। मेरे पास 50 लाख की BMW है, पर वो BMW चलाने के लिए उसके अंदर जो पेट्रोल डालना है ना, 500 रुपए का, 1000 रुपए का, उसके पैसे नहीं है मेरे पास, वो मैं पे नहीं कर सकता, तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो लिक्विडिटी रेशियो हमें ये दिखाता है कि हम लोग शॉर्ट टर्म में हमारा डेट कितना टाइम पे कर सकते हैं, जो कि खास किसके लिए काम का है, क्रेडिटर्स एंड बैंकर्स आर इंटरेस्टेड इन लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द फर्म, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोन दे रहे हैं, क्रेडिटर्स गुड्स क्रेडिट पे दे रहे हैं, जो हमें 2 महीने 3 महीने 4 महीने की क्रेडिट पे देंगे, तो क्रेडिटर क्या देखेगा भाई इनका लिक्विडिटी रेशियो क्या है, 3 महीने 4 महीने में पैसे लौटा सकेंगे वैसा है, या ये बोल रहा है कि 4 महीने में पैसा लौटा दूंगा, पर 4 महीने में वो पैसा लाएगा कहां से वो नहीं पता चल रहा है, तो नहीं दोगे। तो क्रेडिटर्स और बैंक को इसमें इंटरेस्ट होता है। देन टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो ये क्या करता है, क्या प्रेजेंट करता है कि कितना टर्नओवर हो रहा है। अभी टर्नओवर अलग अलग चीजों का होगा। दिस रेशियो इज ऑल्सो कॉल्ड, याद रखना एमसीक्यू के एंगल से, एफिशिएंसी रेशियो और एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो ये ज्यादा फेमस नाम है उसका, करंट असेट मूवमेंट रेशियो और वेलोसिटी रेशियो, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है। वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब मूवमेंट, वेलोसिटी का मतलब होता है मूवमेंट, टर्नओवर का भी मतलब होता है मूवमेंट, मतलब टर्नओवर कितना हो रहा है। हमने ये देखा कि ये बिजनेस में जित फॉर एग्जांपल जो हमारी सेलिंग प्राइस है ना, उसके ऊपर 2% का ही प्रॉफिट है। यार 2%, आप रिटेल स्टोर वाले देखते हो जो दुकान प्रोविजन स्टोर चलाते हैं, आपको क्या लगता है प्रोविजन स्टोर वाला जो एक चीज 20 रुपए में सेल कर रहा है, 30 रुपए में सेल कर रहा है, 100 रुपए में, चलो राउंड फिगर ले लेते हैं, 100 रुपए में सेल कर रहा है, कितना प्रॉफिट होता होगा उसको, 100 रुपए की प्राइस पे उसको कितना पैसा मिलता होगा। एक प्रोविजन स्टोर जो नीचे चल रहा है, कुरकुरे का पैकेट बेच रहा है, ये वो वगैरह सब, क्या लगता है कितना प्रॉफिट होगा, कितने परसेंटेज की मार्जिन पे वो बिजनेस करता होगा, 1%, 2%, जो आप बोल रहे हो वो सही है। तो सर 2% में, तो आपने तो नहीं बोला बैंक में एफडी करवा देंगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा, बैंक में एफडी वाले 6% देते हैं, और ये 2% में क्या यार यहाँ पर दुकान खोल के बैठा है, तो वो क्या देखेगा, ठीक है 2% है, कितनी बार ये सेल हो रहा है। एक पैकेट के ऊपर 100 रुपए का एक पैकेट बिका, उसके ऊपर 2 रुपए मिले, पर एक साल में ऐसे वो 1000 पैकेट बेच रहा है, पैसे उतना ही है, एक बेचा दूसरा आएगा, क्योंकि जो सेल करेगा उससे पैसे आएंगे, उससे नया स्टॉक भरेगा, वो स्टॉक खाली होगा, नया स्टॉक भरेगा, तो एक साल में वो टोटल 5 बार टर्नओवर कर रहा है, 10 बार टर्नओवर कर रहा है, मतलब 2% पर उसको 10 बार मिल रहा है, मतलब 20% हो गए,
2% पर वो 50, उसका टर्नओवर रेशियो 50 है, 50 टाइम्स ये सारी चीजें रोटेट हो रही है, मतलब 2% की मार्जिन है, बट 50 टाइम्स ये रोटेट हो रहा है, टर्नओवर हो रहा है, मतलब 50 इंटू 2 100%, मतलब खुद के 1 लाख रुपए लगाया ना, तो एक साल में वो 1 लाख रुपए ही निकाल रहा है उसमें से। तो ये टर्न ओवर रेशियो हमें बताता है मूवमेंट कितनी बार हो रही है। फॉर एग्जांपल स्टॉक है, तो एक साल में पूरा स्टॉक कितनी बार रोटेट हो रहा है, मतलब पूरा जितना आपने भरा था 10 लाख का भरा था, 10 लाख का बिक गया, 10 लाख का आया, 10 लाख का बिक गया, 10 लाख का आया, 10 लाख का बिक गया, 5 बार ऐसा हुआ, मतलब 50 लाख का आपका सेल्स हुआ। आपने पैसे 10 लाख ही लगाए, पर सेल करके ऑब्वियसली पैसे आएंगे, उसी से आप नया स्टॉक खरीदोगे, बेचोगे, उसी से पैसे से नया स्टॉक खरीदोगे, तो 5 टाइम्स ये चक्कर घूम रहा है। तो आपके मार्जिन 5% की ही है, बट ऐसा आपने 10 बार चक्कर घुमाया तो 50% प्रॉफिट मार्जिन आपकी हो गई। तो ये टर्नओवर रेशियो से अपने को ये पता चलता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन ऑफ रेशियो, मतलब हम किस तरह से कंपेयर करेंगे इन रेशियो को, ये भी नॉलेज के लिए, ठीक है। जिसमें सबसे पहला है पास्ट रेशियो, मतलब हम हमारे ही पास्ट रेशियो के साथ कंपैरिजन करेंगे। लास्ट ईयर हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो था 20%, इस साल कितना हुआ 25%, मतलब हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं, 5% हो गया, मतलब डाउन जा रहा है। तो एक पास्ट कंपैरिजन अपने ही बिजनेस के पास्ट रेशियो के साथ हम करंट ईयर की कंपैरिजन करेंगे। तो ये पास्ट रेशियो के साथ आप कंपैरिजन कर सकते हैं, जो कि जरूरी है। आपके पेरेंट्स भी, आप खुद भी ऐसा कंपैरिजन कर, मेरा बेटा या मेरी बेटी है ना बहुत होशियार था, जब सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में था ना 95% लाके आते थे, अभी 2 स्टैंडर्ड का मिला के उतने हो रहे हैं। 11-12 की बात अलग है, पहले की बात अलग है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, हमारे ही पास्ट परफॉर्मेंस के साथ, FY बीकॉम में इतने परसेंटेज थे, SY बीकॉम में इतने परसेंटेज है, TY बीकॉम में इतने परसेंटेज है, तो ये हमारे ही पास्ट परफॉर्मेंस के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारा बिजनेस ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, स्टेडी चल रहा है, क्या हो रहा है। उसके बाद सेकंड है कॉम्पिटिटर्स रेशियो, हम हमारे कॉम्पिटिटर के साथ कंपैरिजन करेंगे, ये भी हम लोग कॉमनली करते हैं। तेरे इतने परसेंटेज आए, शर्मा जी के बेटे के कितने परसेंटेज आए वो देख लो पहले, अपना रिजल्ट देखने से पहले शर्मा जी के बेटे का चेक कर लो, क्योंकि हमारे पेरेंट्स वो शर्मा जी के बेटे को देख, शर्मा जी की बेटी को देख, फिर वो मन में बोलेगा उसकी बेटी को देखने के चक्कर में ही मेरा ये रिजल्ट है। तो यहां पर कॉम्पिटिटर के साथ कंपैरिजन करेंगे, जो भी जरूरी है। हम ऐसा बोलते हैं कि कंपटीशन नहीं करनी चाहिए, कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए, सब बेवकूफी की बात है। बाय डिफॉल्ट नेचुरली आप कंपैरिजन करोगे ही, और कंपैरिजन जरूरी भी है। आप कंपेयर, मैं बेस्ट ही हूं, बेस्ट कैसे हो, नहीं बस मैं मानता हूं ना मैं बेस्ट हूं, भाई दुनिया कहां चल रही है उसके सामने आप कहां चल रहे हो वो देखना पड़ेगा, वरना आप पीछे रह जाओगे। तो यहां पर कंपैरिजन, हम सेम बिजनेस में है, हम लोग 20% मार्जिन में बिजनेस कर रहे हैं, हमारे ही फील्ड का, हमारे ही बिजनेस का ये एक और पार्ट है, मतलब ये दूसरा एक बिजनेस है जो इसी इंडस्ट्री में है, वो 60% प्रॉफिट मार्जिन कर रहा है। यार वो कैसे कर रहा है, जानो, कंपैरिजन करेंगे हम दूसरों की। कंपेयर, कोविड में सब लोगों का बिजनेस कम हो गया, चलो हमारा बिजनेस कितना कम हुआ, या हमारा बिजनेस मेंटेन रहा, या हमारे बिजनेस ने ग्रो किया, क्या हुआ। तो वो कॉम्पिटिटर के रेशियो के साथ क्या करना है, कंपैरिजन कर सकते हैं, करनी ही चाहिए। इन्वेस्टर तो करेंगे ही, आप एज ए इन्वेस्टर नहीं नहीं रिलायंस ही खरीदो ऐसा थोड़ी होगा। आप देखोगे रिलायंस क्या है, LNT क्या है, SBI क्या है, विप्रो क्या है, सब कंपैरिजन करोगे, और ये बेस्ट है इसमें पैसा लगाऊंगा, बिना कंपैरिजन करके आप थोड़े पैसे लगाओगे। तो ये कंपनियों को भी पता है कि सब लोग कंपैरिजन करेंगे, तो हमें भी खुद पहले ही कंपैरिजन कर लो कि हम लोग बाकी सब लोगों की कंपैरिजन में कहां चल रहे हैं, तभी तो हम लोग हमारे हिसाब से एक्शंस ले पाएंगे। तो एक कॉम्पिटिटर के साथ कंपैरिजन होगी। देन इंडस्ट्री रेशियो, इंडस्ट्री रेशियो मतलब इस इंडस्ट्री में ओवरऑल सब लोग कितना अर्न कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग IT इंडस्ट्री में है, एक इंफोसिस है, एक TCS है, तो हम लोग सपोज TCS है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, वन ऑफ द बेस्ट फाइनेस्ट टॉप लिस्टेड कंपनी। अभी पहला जो हमने देखा कि हमारा ही पास्ट परफॉर्मेंस, पास्ट रेशियो में कंपैरिजन करेंगे, तो हमारे ही पिछले 4 साल का नेट प्रॉफिट रेशियो क्या है वो देखो, तो हो गया पास्ट कंपैरिजन। हमारे क्लोज कॉम्पिटिटर कौन है, इन्फोसिस वाले फॉर एग्जांपल, तो इन्फो मतलब कॉम्पिटिटर्स रेशियो, इन्फोसिस वालों का ट्रेंड क्या है वो देखो। तो तीसरा इंडस्ट्री रेशियो देखो, हम लोग IT इंडस्ट्री में है एज ए TCS, और ये TCS, इन्फोसिस और इतनी जितनी भी IT कंपनी है, वो सब IT कंपनियों का ये इंडस्ट्री का रेशियो क्या है, इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट क्या है। यार इंडस्ट्री चल रही है 40% पे,
इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है 40% पे, हमारा ग्रोथ है 25%, तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया, हम लोग और अच्छा कर सकते हैं। हमारा 25% है, जबकि इसी इंडस्ट्री में लोग ग्रोथ कर रहे हैं 40% से एवरेज। तो यहां पे हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इंडस्ट्री में जो रेशियो चल रहा है उसके सामने हमारा परफॉर्मेंस क्या है। देखो कोई ना कोई ऐसा होगा जो लोअर होगा, कोई ना कोई ऐसा होगा जो अपर होगा, तो अभी एक इंडस्ट्री रेशियो बना होगा। आपके फॉर एग्जांपल 75% आए, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई ना कोई सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जिसमें आपके 75 से ज्यादा मार्क्स होंगे, कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिसमें आपके 75 से कम मार्क्स होंगे, तो भी 70% रेशियो बना होगा। ऐसा तो होगा नहीं 75% है ना मेरे, मतलब सारे सब्जेक्ट में 75 मार्क्स ही होंगे या 75 से ज्यादा ही होंगे। 75 से ज्यादा होंगे तो 75% कहां से आएंगे, परसेंटेज भी ज्यादा होंगे। अब देखो आपका कोई भी 12th का 10th का कॉलेज का रिजल्ट उठा के देख लो, तो आप फॉर एग्जांपल एफएमओ और आपका ओवरऑल रिजल्ट कंपैरिजन करो। अगर ऐसा है कि भाई ओवरऑल रिजल्ट मेरा 65% चल रहा है और मेरे एफएम के मार्क्स 80% है, मतलब मैं अच्छा चल रहा हूं। ऐसा है कि ओवरऑल मेरा बीकॉम का रिजल्ट टीवाई का 65% है, मेरे एफएम के मार्क्स 50% ही है, मतलब एफएम में थोड़ा लोचा है, उसको अपर ले जाने की जरूरत है। तो ये हमने क्या किया, इंडस्ट्री के रेशियो के साथ कंपैरिजन की। समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। एंड लास्ट प्रोजेक्टेड रेशियो, ये भी सब लोग रखते हैं कि हम लोग हमारा टारगेट रखेंगे, भाई चलो हमारा पास्ट परफॉर्मेंस ये था, कॉम्पिटिटर का परफॉर्मेंस ये है, पूरे इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट ये चल रहा है, हमारा खुद का भी तो कोई एक्सपेक्टेशन होगा प्रोजेक्टेड। मैं जितनी एफर्ट्स लगा रहा हूँ, कंपनी जिस तरह से काम कर रही है, कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स है, हमको लगता है कि हम इतना अर्न करेंगे, तो फ्यूचर के रेशियो हम लोग अभी से प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर का हमारा टारगेट है कि ये अचीव करेंगे। फिर एक्चुअली में क्या हुआ देखो, तो प्रोजेक्टेड रेशियोज भी बनाएंगे, फिर एक्चुअल रेशियो क्या आ रहा है उसके साथ कंपैरिजन करेंगे। तो 4 तरह से कंपैरिजन होगी, पास्ट रेशियोज के साथ, कॉम्पिटिटर्स रेशियो के साथ, इंडस्ट्री के रेशियो के साथ एंड प्रोजेक्टेड रेशियो के साथ। क्लियर हो रहा है। और आज के दिन का हमारा आखिरी टॉपिक जस्ट नॉर्मल नॉलेज के लिए है, ये आपने ऑलरेडी पास्ट में पढ़ा हुआ है, मैं आपको मेन चीजें बताऊंगा, आपको वो मेन चीजें नोट डाउन कर देनी है। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये आप 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हो, FY बीकॉम में भी आ चुका है और अभी फिर से भी कर रहे हो। हम लोग जो भी अकाउंटिंग का काम करेंगे वो कोई ना कोई यूज करने वाला है, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, बस ऐसे ही घर पे बैठा हुआ था, बोर हो रहा था, मजा नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पे आ गया, ऐसा तो होगा नहीं। आप लोग पढ़ रहे हो, आप मेरे एजुकेशन का यूज कर रहे हो, इसलिए मैं ये पढ़ा रहा हूं। मैं ये सपोज मटेरियल बना रहा हूं, कोई रिवीजन नोट्स बना रहा हूं, रिवीजन वीडियोस बना रहा हूं, क्यों बना रहा हूं, बस ऐसा ही टाइम पास के लिए नहीं। कोई ना कोई स्टूडेंट्स उस रिवीजन वीडियोस का यूज करते हैं, एग्जाम में उसका बेनिफिट लेते हैं, तो मैं बना रहा हूं। तो यूजर्स तो होंगे ही, वरना कोई एफर्ट्स नहीं लगाएगा। तो यहाँ पे ये हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो प्रिपेयर करते हैं उसके यूजर्स कौन कौन है और वो क्या चीज देखते हैं अकाउंट में, वो क्या देखते हैं। तो देखो सबसे पहला है मैनेजमेंट, जो कि इंटरनल यूजर है। तो मैनेजमेंट क्या देखता है, मैनेजमेंट को लेने हैं इंपॉर्टेंट डिसीजंस, तो इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे। और मैनेजमेंट की एफिशिएंसी है ना, वो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलेगी, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से पता चलेगी। सपोज बिजनेस बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये दिखा रहा है कि बिजनेस अच्छा ग्रोथ कर रहा है, बिजनेस का परफॉर्मेंस अच्छा है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, टर्नओवर अच्छा है, इसका मतलब बिजनेस का मैनेजमेंट कैसा होगा, अच्छा होगा। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आपने डिसाइड किया कि बिजनेस का मैनेजमेंट अच्छा चल रहा है, कंपनी का प्रॉफिट कंटिन्यूअस डिक्रीज हो रहा है, सेल्स धीरे धीरे कम हो रहा है, एम्प्लॉयज धीरे धीरे रिट्रेंच हो रहे, छोड़ के जा रहे, तो इसका मतलब कंपनी का मैनेजमेंट कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, इसमें कोई पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं बनाना है, बट जो हो रहा है वो हमको दिख रहा है। क्या, फॉर एग्जांपल कांग्रेस पार्टी है, जो भी उनको भी सपोर्ट करते हैं अच्छी बात है, मैं तो किसी को भी सपोर्ट नहीं करता हूं, ना कांग्रेस ना बीजेपी, बट कांग्रेस है, ये कंपनी के एंगल से देखो तो क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली उनका परफॉर्मेंस डाउन जा रहा है। तो इसका मतलब लोगों के, इसका टॉप मैनेजमेंट है ना वो अच्छा नहीं चल रहा, इसीलिए पार्टी धीरे धीरे कंटिन्यूअस डाउनफॉल पे जा रही है। फॉर एग्जांपल बीजेपी है तो वो कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है, क्यों, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट अच्छा है। तो मैनेजमेंट की एफिशिएंसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिफ्लेक्ट होती है। कल को ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी के उल्टा हो जाए, कांग्रेस ऊपर हो जाए, या कोई और पार्टी आ जाए, कुछ भी हो सकता है, देयर इज नथिंग परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, ये तो होता ही रहता है। तो यहां पर ये चीज मैनेजमेंट, उनको मेन चीज होती है इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना, जो कि वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर ले सकती है।
एक्सटर्नल यूजर्स के अंदर आते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन? दो टाइप के, या तो वो बिजनेस को गुड्स क्रेडिट पे देंगे, या तो वो बिजनेस को लोन देते होंगे, फाइनेंस प्रोवाइड करते होंगे। तो वो लोग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में क्या चीज देखेंगे? आप सप्लायर हो, आप मुझे गुड्स क्रेडिट पे सप्लाई कर रहे हो, तो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप क्या जानने के लिए देखोगे? क्यों बिना देखे मुझे ऐसे ले जाओ यार, आप जितना गुड्स चाहिए ले जाओ, कितना पैसा चाहिए बोलो, मैं पैसे दे देता हूँ, चेक फाड़ देता हूँ, ये लो कैश ले जाओ, ऐसा दे दोगे आप? मैं आ रहा हूँ, लाओ ना 5 लाख रुपए दो ना। आप क्या देखोगे? चलो प्रॉफिट, दूसरा सेल्स, मेन चीज अभी भी मिसिंग है। सही बात है, प्रॉफिट देखोगे, सेल्स देखोगे, जो जानना जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली जो मैं पूछ रहा हूं जो वो देखेंगे वो इसी के थ्रू आता है, सेल्स के थ्रू ही, प्रॉफिट के थ्रू ही। क्या वो जो लोन ले रहा है या गुड्स क्रेडिट पे ले रहा है उसके पैसे वो मुझे लौटा पाएगा? अभी वो कैसे पता चलेगा मेरा सेल्स कितना है, मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना है? बैंक के ट्रांजैक्शंस देखेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश बुक देखेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे, हाँ पैसे टाइम टू टाइम इसके निकल रहा है तो हमारे पैसे लौटा देगा। तो क्रेडिटर्स ये देखने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करता है, एक तो क्या वो गुड्स क्रेडिट पे दे या ना दे, दे तो कितने टाइम की क्रेडिट दे, उसके सामने क्या कोई असेट मॉर्गेज करवाए या ना करवाए। अगर फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है, स्ट्रांग है, तो यार आपको, आपने बोला ना आपकी जबान पे हम लोग पैसे देंगे, बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है, आपने बोला आपकी जबान का भरोसा है, और कुछ लोग, मैं पेपर पे लिख कर, तेरे पेपर मेरे को तेरे राइटिंग पे भी भरोसा नहीं है, तू पेपर लेके आ, तेरे घर के कागजात लेके आ जा, पर मैं हाथ से, मेरे हाथों से लिख के दे रहा हूं कि मैं तुमको 1 महीने के बाद 10 लाख रुपए लौटा दूंगा। अरे तू अपना हाथ काट के अपनी खून से लिख देगा ना, तो भी मैं भरोसा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि भरोसा। तो वो क्रेडिटर्स क्यों? क्योंकि उनकी फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं है। और कुछ लोग यार इसका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा है, पोजीशन स्ट्रांग है, पैसे लेना चाहता है, दे दो, आ जाएगा। पता है हमारे 10 लाख रुपए ले रहा है, उसका हजारों करोड़ का बिजनेस है, तो 10 लाख रुपए के लिए वो इतना 1000 करोड़ का बिजनेस या अपनी गुडविल थोड़ी बिगाड़ेगा। उल्टा हमें भी ये एक टाइम मिल जाएगा, एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि उसके साथ अच्छे रिलेशन बन गए, देखो हमने बिना किसी सिक्योरिटी को आपको लोन दी थी। तो ये क्रेडिटर्स देखते हैं। देन प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्टर्स दोनों समझाएगा। इन्वेस्टर्स मतलब हम यहाँ पे शेयर होल्डर्स लेते हैं, कोई भी हो सकता है इन्वेस्टर। अभी प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर का मतलब क्या? फ्यूचर में इन्वेस्टर बन सकते हैं, फ्यूचर में शेयर होल्डर्स बन सकते हैं, पोटेंशियल भी हम कह सकते हैं, पोटेंशियल शेयर होल्डर या पोटेंशियल इन्वेस्टर। वो क्या देखेंगे, उनको क्या डिसीजन क्या लेना है? आप सपोज साहस इंडस्ट्री के शेयर खरीदना चाहते हो, खरीदे नहीं अभी, अगर खरीदे होते तो आप इन्वेस्टर होते, अभी शेयर होल्डर्स होते। आप सोच रहे हो तो आप मतलब क्या सोचोगे? साहस इंडस्ट्री के शेयर खरीदे या ना खरीदे? अगर आप शेयर होल्डर होते, आपने शेयर खरीद के रखे साहस इंडस्ट्री के, तो आप क्या सोचते हैं? शेयर रखूं या बेच दूं या निकल जाऊं? तो अगर शेयर होल्डर्स है तो उनको यह डिसीजन लेना है कि क्या हम शेयर्स को होल्ड करें या शेयर को सेल कर दें। और अगर पोटेंशियल इन्वेस्टर है तो वो क्या सोचेंगे, क्या मैं इन्वेस्टमेंट करूं या ना करूं? और उसके लिए वो फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सब देखेंगे कि यार कंपनी का प्रॉफिट कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है, सेल्स बहुत बढ़िया लेवल पे जा रहा है, कंपनी की फिजिकल असेट्स तो टेरिफिक इंक्रीज हो रही है, मतलब इसमें मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, ये करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्यूचर सेफ है, ग्रोथ करेगा। अगर ऐसा दिख रहा है कि सेल्स डाउन जा रहा है, टर्नओवर कम हो रहा है, मतलब कि प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, शेयर नहीं खरीदे, और खरीदे तो निकल जाओ क्योंकि आने वाला समय तो और खराब आने वाला है। तो ये देखोगे जो एक्स्ट्रा मींस प्रोजेक्टेड या पोटेंशियल इन्वेस्टर्स है वो। एम्प्लॉइज, ऑब्वियसली एम्प्लॉइज को तो किस में इंटरेस्ट है? सैलरी, बोनस, जॉब सेफ्टी, ये भी एक उनका इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि भाई अपनी जॉब सेफ है ना, यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, अभी बिजनेस खुद बेचारा चल नहीं रहा है, तो कल को उठ के बिजनेस बंद हो जाएगा, तो बिजनेस तो बंद होगा, मेरी भी जॉब चली जाएगी ना, तो मेरा घर कैसे चलेगा? तो एक तो जॉब सेफ्टी, जॉब सिक्योरिटी जाननी होती है। अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है, और मेरी नज़रों से भी मैं आजू बाजू देख रहा हूँ कि यार बिजनेस प्रॉब्लम में है, तो एक काम करो, इसी कंपनी में बैठ के, इसी कंपनी के इंटरनेट से naukri.com के ऊपर अपनी एडवर्टीजमेंट डाल दो, दूसरी जॉब कहीं पे हो तो निकल जाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जॉब सेफ्टी नहीं है, कल को उठ के मुझे कभी भी बीपीएल हो सकता है, तो यहाँ पर मैं सेफ नहीं हूँ, दूसरी जॉब ढूंढ लो।
अगर ऐसा कि यार कंपनी का बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है, कंपनी कंटिन्यूअस ग्रो कर रही है, कंपनी के पास इतना काम है कि मेरे ऊपर ही वर्कलोड आ रहा है, कंपनी नए एम्प्लॉय को रखे तो अच्छा है, तो मेरा लोड तो थोड़ा कम हो, तो इतना तो फिक्स है कि मेरी जॉब नहीं जाने वाली। क्यों? क्योंकि कंपनी का खुद का ग्रोथ इतना अच्छा चल रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेल्स टर्नओवर सब दिख रहा है बढ़िया, तो मैं सेफ हूँ। कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन अच्छी है, मैं ज़्यादा सैलरी की डिमांड कर सकता हूँ, बोनस की डिमांड कर सकता हूँ। सर दिवाली आई बोनस, सर 31 बोनस, सर उत्तरायण आई है बोनस, सर होली आई है बोनस। मतलब ऐसा नहीं होता है, बड़े एग्जाम्पल की बात है कि अच्छा अर्निंग हो रहा है, तो उसके बेस के ऊपर ये चीज़ एम्प्लॉयज देखेंगे। उसके अंदर बैंक लोन देने का काम है, क्रेडिटर्स के जैसा ही, तो बैंक तो बिना आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक किए कभी लोन देने ही नहीं वाले। सबसे पहले बैलेंस शीट दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, क्योंकि बैंक के खुद के पैसे थोड़ी है, लोगों के पैसे, लोगों के पैसे को एज अ लोन आपको दे रही है। तो अगर आपका बिजनेस डूब गया, यस बैंक के साथ क्या हुआ था, क्यों यस बैंक प्रॉब्लम में आ गई? यस बैंक का बिजनेस पॉलिसी बहुत बढ़िया था एक्चुअली में, खरेखर हम कहिए ना तो ये બહુ મસ્ત હતું કે આ શું નાના નાના તમારા જેવા નાના મોટા 5,000નું ખાતું ખોલાવું, 10,000નું ખાતું ખોલાવું, 25,000નું ખાતું ખોલાવું, એવા 2-5 કરોड़ खातेदार हो, मतलब अकाउंट होल्डर हो, छोड़ो उन सबको, हम 25 अकाउंट होल्डर रखेंगे या 5 अकाउंट होल्डर रखेंगे, 50-50 हज़ार करोड़ वाले, मतलब जो बिजनेसमैन है वो बड़े बड़े बिजनेसमैन, 5 बिजनेसमैन पकड़ लो 50-50 हज़ार करोड़ के बाद, उन लोगों के ये अकाउंट मैनेज करेंगे। तो यार वो अच्छा है, क्योंकि इतने सारे लोगों को मैनेज करने का कोई झंझट ही नहीं, 5 लोगों को ही मैनेज करने का आराम से, 5 नहीं मतलब ये तो एग्जाम्पल की बात है, पर 5 लोगों को ही मैनेज करने का, और अपना प्रॉफिट मार्जिन और अच्छा होगा, इनके साथ मगजमारी भी नहीं होगी। वरना जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स होंगे, चेक बाउंस हो गया, ये हो गया, फोन आएंगे, गालियां देंगे, वगैरह वगैरह भी चलता रहेगा। इतना तो पता है, अंबानी का कॉल आएगा तो वो तो तेरी तोप, और वो सब तो शुरू नहीं कर देगा, डिसेंटली बात करेगा। तो यहाँ पर वो ये सोचेंगे 5 को मैनेज करो, अच्छा है, बट वो 5 में से 2 उड़ गए तो लटक गए ना। अगर वो जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स है 5, 10, 15 हज़ार, 25 हज़ार वाले, ऐसे 2 नहीं 200 भी उड़ जाएंगे ना, तो भी बैंक को फर्क नहीं पड़ेगा, पर उसमें 2 चले गए, बिजनेस खलास। यस बैंक के साथ ऐसा ही हुआ था कि जो बड़ी बड़ी कंपनी DHFL और कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों को लोन दी थी, वो बड़ी कंपनियां डिफॉल्ट कर दी, तभी बैंक का पैसा भी बैंक का खुद का नहीं था, दूसरे लोगों का पैसा डूब गया, बैंक गई। बहुत इशू हुआ था 2-3 साल पहले, आप लोगों ने शायद देखा हो कोविड से पहले, फिर बाद में धीरे धीरे SBI ने पैसे लगाए, गवर्नमेंट ने थोड़ा बचा लिया, स्टेबल हुआ। तो ये इश्यूज रहते हैं। गवर्नमेंट को अलग अलग लॉज बनाने, अलग अलग पॉलिसीज बनानी है, तो वो पॉलिसी बनाने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते रहते हैं कि ये कंपनी का, ये बिजनेस का, ये इंडस्ट्री का क्या इश्यू है, क्या प्रोजेक्शन है, क्या फ्यूचर है, तो उसके हिसाब से हम लोग उसको पॉलिसीज दें, उनके लिए कुछ सिस्टम बनाए कि वो और अच्छे से बिजनेस को ग्रो कर सके। तो गवर्नमेंट इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उसको स्टडी करती है। एंड लास्ट, स्टूडेंट एंड रिसर्चर्स, आप लोग भी, अभी सपोज ऐसा है कि मुझे स्टॉक मार्केट में जाना है, तो आप क्या करोगे? लाओ बैलेंस शीट लाओ, स्टडी करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाओ, चेक करते हैं। अब मैं सोचता हूँ कि ये कंपनी के ये रेशियोज मैंने एनालिसिस किए, कंपनी का क्या होगा, क्या प्रोजेक्शन होता है, क्या फ्यूचर होगा, चलो मैं स्टडी करता हूँ। तो इसके लिए हालांकि कोई करता नहीं है, जो भी स्टॉक मार्केट में जाना चाहते हैं ना, मतलब सीधा हम तो प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड ही खेलेंगे। मेरे को स्विमिंग करना है तो मैं तो सीधा दरिया में जाके ही जंप लगाऊंगा, ऐसे कोई सिस्टम ही नहीं है कि मैं पहले ब्रीथिंग की प्रैक्टिस करूँ, मैं पहले सैलो वाटर में प्रैक्टिस करूँ, मैं कोई एक्सपर्ट के अंडर में, नहीं नहीं, मैं सीधा ऊपर से छलांग मारूंगा, वो भी दरिया में, और वहीं पे सीखूंगा और फिर मरते हैं। पर एक्चुअल जिनको सच में सीखना होता है ना, वो ये करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करेंगे। बहुत बोरिंग चीज़ है, बहुत बोरिंग है, पर वो करेंगे, स्टडी करेंगे, समझेंगे, उसके ऊपर डिसीजंस लेंगे, और वो डिसीजन का क्या हुआ, मुझे लगता है कि ये कंपनी आने वाले 1 हफ्ते में यहाँ तक पहुँचेगी। ये सब डेटा को देख के मैंने बताया। भी देखो कि 1 हफ्ते के बाद सच में वो वहाँ तक पहुँची। दूसरी बार प्रेडिक्शन किया जिसके लिए कुछ ग्राउंड स्ट्रॉन्ग रीजंस थे, क्या ऐसा हुआ? तीसरी बार ऐसा हुआ, हाँ, मतलब आप जिस बेस के ऊपर स्टडी करके प्रेडिक्शन कर रहे हो वो सही जा रहा है, तो जब आप एक्चुअली में भी करोगे तो आपके सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि सही ही होगा, पर चांसेस बढ़ जाएंगे। तो रिसर्चर्स जो होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो अपने सीखने के लिए, एनालिसिस के लिए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा टॉपिक 3, 4 और 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन से मेहरबानी करके कोई भी एब्सेंट ना रहे। आपके जो भी भाई बंधु एब्सेंट रह रहे हैं उनको बोलना कि वो रेगुलर रहे।
एग्जाम्पल की शुरुआत होने वाली, एग्जाम्पल नहीं होंगे पर फॉर्मूलाज होगी जिसके ऊपर से अब आ रहे एग्जाम्पल्स आगे होने वाले हैं। तो सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट रहना और टाइम पे आ जाना, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लोग हमारा ये सेशन कंप्लीट करते हैं। ऑनलाइन में भी किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट है? ओके ओके, बढ़िया, ठीक है, चलो ओके। ऑनलाइन में भी सब क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है तो यहाँ पे हम लोग सेशन खत्म करते हैं।